योगी प्रदेश पर आतंकियों की नजर, क्यूआर कोड से आतंक की फंडिंग, कट्टरपंथ का जाल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 4 आतंकी गिरफ्तार। खबर सिर्फ इतनी नहीं है, ये खबर कई सवाल अपने साथ लेकर आया है। सवाल ये है कि क्या ये एक ऐसा जाल की झलक है जो धीरे धीरे हमारे आसपास फैल रहा है, क्योंकि ये कोई पहला मामला तो है नहीं। मार्च के 30 दिनों के अंदर सिर्फ उत्तर प्रदेश से 34 आतंकवादियां या फिर देश विरोधी गतिविधियों में लीन लोगों को अरेस्ट किया गया है। और सवाल ये नहीं है कि ये लोग पकड़े गए हैं, सवाल ये है कि ये लोग तैयार कैसे हुए हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये किसी बड़े खेल की शुरुआत है। नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं, जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसके पीछे के हर पहलू, हर सच का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, राजनीतिक रूप से बहुत अहम और एक बार फिर आतंकी साजिश का केंद्र। यूपी एटीएस ने लखनऊ से 4 आतंकियों को गुरुवार को गिरफ्तार किया था और शुक्रवार को इसका खुलासा किया। एटीएस के अनुसार ये आतंकी पाकिस्तान के हैंडलर्स के इशारों पर भारत में आगजनी और दहशत फैलाने की साजिश रच रहे थे। पहली नजर में ये एक बड़ी सफलता की खबर लगती है और है भी, लेकिन अगर हम थोड़ी गहराई में जाए तो ये मामला सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि कई बड़े सवाल खड़े करता है। इन आतंकियों की पहचान साबिक उर्फ डेविल, विकास गहलोत उर्फ रौनक, लोकेश उर्फ बाबू उर्फ पपला पंडित और अबरार के रूप में हुई है। इस पूरे गिरोह का सरगना साकिब उर्फ डेविल था, जो मेरठ में अगवानपुर गांव का रहने वाला है और पेशे से नाई का काम करता है। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। एक आम जिंदगी जीने वाला व्यक्ति जो रोजमर्रा की छोटी छोटी जरूरतों में उलझा होता है, अचानक एक आतंकी नेटवर्क का हिस्सा आखिर कैसे बन जाता है। क्या ये बदलाव अचानक होता है या इसके पीछे एक लंबी प्रक्रिया काम करती है। जांच एजेंसियों के मुताबिक साकिब सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के हैंडलर्स के संपर्क में आया था। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और सिग्नल जैसे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफगानिस्तान के कुछ संदिग्ध नंबरों से भी जुड़ा हुआ था। ये प्लेटफॉर्म्स, जिन्हें हम रोजमर्रा की बातचीत, फोटो शेयरिंग और नेटवर्किंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, अब एक ऐसा माध्यम में बदलता जा रहा है जहां गुप्त बातचीत के जरिए देश विरोधी गतिविधियों की योजना बनाई जा रही है। यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या आज का आतंकवाद बंदूक और बरामद तक सीमित नहीं रहा? क्या अब ये डिजिटल हो चुका है? अगर इस पूरे मामले को ध्यान से देखा जाए तो ये पारंपरिक आतंकवादी मॉड्यूल से थोड़ा अलग भी नजर आता है। यहाँ कोई बड़ी ट्रेनिंग कैंप की कहानी सामने नहीं आती है, ना किसी बड़े संगठन का खुला नाम सामने आता है। इसके बजाय ये एक ऐसा नेटवर्क दिखाता है जो सोशल मीडिया, एनक्रिप्टेड एप्स और व्यक्तिगत संपर्कों के जरिए तैयार किया गया है। यही वजह है कि ये सवाल भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या हम एक नई तरह के आतंकवाद का सामना कर रहे हैं। ऐसा आतंकवाद जो लो प्रोफाइल है लेकिन उतना ही खतरनाक है। साकिब ने अपने गांव के ही अबरार को इस नेटवर्क में शामिल किया। इसके बाद उसने सोशल मीडिया के जरिए गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले विकास गहलोत उर्फ रौनक और लोकेश उर्फ बाबू को भी इस गिरोह में शामिल कर लिया। ये सभी आरोपी पैसों के लालच और कट्टरपंथी प्रभाव में आकर इस नेटवर्क का हिस्सा बने, यानी चंद रुपयों के लिए अपने देश की जिम्मेदारी, अपने देश की सुरक्षा बेच दी गई। यहाँ एक गंभीर सवाल खड़ा होता है, क्या आज का युवा इतना असुरक्षित हो गया है कि कुछ पैसे और विचारधाराओं के प्रभाव में आकर इस रास्ते पर चल पड़े, या फिर कहीं ना कहीं समाज और सिस्टम में ऐसी खामियां हैं जो उन्हें इस दिशा में ढकेल रही है। इस गिरोह का मकसद बेहद स्पष्ट और खतरनाक था। ये लोग लखनऊ समेत देश के प्रतिष्ठित संस्थानों, रेलवे स्टेशन और गाड़ियों को निशाना बनाने की फिराक में थे। एटीएस के मुताबिक इन्होंने लखनऊ रेलवे स्टेशन के पास रेलवे सिग्नल बॉक्स और दूसरी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रखी थी। उनकी योजना 2 अप्रैल को एक बड़ा विस्फोट करने की थी, जिससे कि बड़ी जनहानि हो और पूरे इलाके में दहशत फैल सके। ये सोचने वाली बात है कि अगर ये साजिश कामयाब हो जाती
तो उसका असर सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे देश में इसका संदेश जाता। इस साजिश को अंजाम देने के लिए गिरोह की सदस्य लगातार रेकी कर रहे थे। गाजियाबाद, अलीगढ़ और लखनऊ जैसे शहरों में अलग अलग जगहों की पहचान की जा रही थी। पाकिस्तानी हैंडलर्स उन्हें गूगल लोकेशन तक भेजा करते थे और ये लोग मौके पर जाके उसकी जांच किया करते थे। इसके बाद पूरी जानकारी वीडियोस के रूप में वापस भेजी जाती थी पाकिस्तान, यानी जमीन भारत की, लोग भारत के, लेकिन नियंत्रण कहीं और से, यानी पाकिस्तान से। ये एक ऐसा मॉडल है जो दिखाता है कि आतंकवाद सब सीमाओं से बंधा नहीं है, बल्कि तकनीक के जरिए हर जगह पहुंचने की कोशिश कर रहा है। पूछताछ में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। गिरोह के सदस्य छोटी छोटी आगजनी की घटनाओं को अंजाम देते थे, उसका वीडियो बनाते थे और उसे पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स को भेजते थे। इसके बदले में उन्हें QR कोड के जरिए पैसे मिला करते थे। यानी आतंक अब सिर्फ वैचारिक या धार्मिक नहीं रहा है, बल्कि आर्थिक भी हो गया है। ये एक तरह का टास्क बेस्ड आतंकवाद बनता जा रहा है, जहां हर घटना के बाद में भुगतान होता है। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों की कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित किया गया। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर ऐसे कुछ ग्रुप से जोड़ा गया जहां धर्म के आधार पर हिंसा और आगजनी के लिए उकसाया जाता था। इनका मकसद समाज में भय, अविश्वास और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का था। ये सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या असली लड़ाई अब जमीन पर नहीं बल्कि दिमागों के अंदर लड़ी जा रही है? क्या पहले लोगों को मानसिक रूप से तैयार किया जाता है और फिर उन्हें हिंसा के लिए ढकेल दिया जाता है? 2027 से पहले साजिश, ब्रेन वॉश से ब्लास्ट तक, चुनावी माहौल निशाने पर। अब अगर इस पूरे मामले को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो एक और ये सवाल सामने आता है कि उत्तर प्रदेश पे ही ये हमला आखिर क्यों सुनियोजित किया गया। ये राज्य ना सिर्फ जनसंख्या के लिहाज से बड़ा है, बल्कि राजनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है। कहते तो ये भी है कि भारत की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है, यानी यूपी जिसकी, केंद्र उसका। यहाँ की छोटी से छोटी घटना का असर राष्ट्रीय स्तर तक जाता है और यही वजह है कि इस राज्य की स्थिरता सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय महत्व का विषय बन जाता है। ऐसे में अगर कोई ताकत या अस्थिरता पैदा करना चाहती है तो उसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। रणनीतिक तौर पर देखें तो उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थल, भीड़भाड़ वाले शहर और महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन नेटवर्क्स और राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र बड़ी संख्या में मौजूद है। यानी अगर यहाँ कोई हलचल होती है तो उसका असर सिर्फ एक शहर या एक जिले तक सीमित तो बिल्कुल नहीं रहता, बल्कि पूरे देश में उसकी गूंज सुनाई देती है। और यही कारण है कि बार बार ऐसे सवाल उठते हैं कि क्या यूपी को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। अगर इस सवाल का जवाब तलाशे तो तस्वीर और ज्यादा साफ हो जाती है। देखिए, किसी भी बड़े राज्य में दहशत फैलाना, वहां की सामाजिक संरचना को प्रभावित करना और लोगों के बीच अविश्वास पैदा करना, ये एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है, खासकर तब जब राज्य राजनीतिक रूप से निर्णायक हो। ऐसे में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश सिर्फ सुरक्षा चुनौती नहीं होती है, बल्कि उनका एक मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक प्रभाव भी होता है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि यूपी जैसे राज्य को टारगेट करना किसी भी विरोधी ताकत के लिए एक हाई इम्पैक्ट रणनीति हो सकती है, जहां कम प्रयास में ज्यादा असर पैदा किया जा सकता है। अब बात करते हैं सबसे संवेदनशील लेकिन जरूर पहलू की, टाइमिंग। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जब एक राज्य धीरे धीरे चुनावी माहौल की ओर बढ़ रहा है, उसी दौरान इस तरह की आतंकी साजिश का सामना आना कई सवाल खड़े करता है। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ा पैटर्न है? क्या चुनाव से पहले माहौल को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है? क्या दहशत और डर का माहौल बनाकर समाज में विभाजन पैदा करने की साजिश है? ये सवाल सीधे आरोप नहीं है, लेकिन इन्हें नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। यहाँ ये भी उतना ही जरूरी है जितना हम इस मामले के दूसरे पहलू को भी समझें। एटीएस ने इस समय रहते हुए ही कार्रवाई की और एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। इससे ये साफ होता है कि सुरक्षा एजेंसियां तो सतर्क हैं और लगातार ऐसे नेटवर्क्स पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि हम उस पूरी प्रक्रिया को समझें जिसके जरिए ऐसे नेटवर्क्स तैयार होते हैं। अगर हम सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित रहेंगे तो शायद हम समस्या की जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए एक बात साफ हो जाती है कि आतंकवाद का चेहरा अब बदल रहा है।
ये अब सिर्फ सीमाओं के पार से आने वाला खतरा नहीं रहा, बल्कि ये हमारे ही समाज के भीतर से उभर रहा है, जिसे बाहर से दिशा दी जा रही है। ये एक ऐसा मिश्रण है जिसमें डिजिटल तकनीक और कट्टरपंथी विचारधारा और आर्थिक लालच तीनों को मिलाकर एक खतरनाक मॉडल तैयार किया जा रहा है। 4 आतंकी गिरफ्तार हुए, लेकिन कहानी सिर्फ 4 लोगों की नहीं है। ये कहानी है उस बदलते हुए आतंकवाद की जो अब बंदूक से पहले दिमागों को निशाना बनाता है, जो सीमाओं से नहीं बल्कि मोबाइल के स्क्रीन से देश के अंदर दाखिल होता है और जो मौके का इंतजार नहीं करता बल्कि समय चुनता है। 2027 के चुनाव करीब है और ऐसे में इस तरह की घटनाएं सिर्फ खबर नहीं लगती हैं, बल्कि एक चेतावनी देती है कि हमें और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आतंक सिर्फ विस्फोट से नहीं फैलता, आतंक फैलता है डर से, भ्रम से और हमारी चुप्पी से। सवाल आज भी खड़े हैं और जवाब हमें ही ढूंढने होंगे। फिलहाल पर्दाफाश के पेशकश में इतना ही। अपने सोच विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।